सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि भारत में 1956 की औद्योगिक नीति सबको याद होगी, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े और भारी उद्योग सिर्फ सरकार के हाथ में थे, है ना। 17 उद्योग ऐसे थे और 12 उद्योग ऐसे थे जिसमें सरकार पहल करेगी, निजी क्षेत्र मदद करेगा। फिर हमने किया था जो निजी क्षेत्र है वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में काम करेगा और लघु उद्योग ये जो निजी क्षेत्र उद्योग भी लगाएगा ना तो उसको सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। लाइसेंसिंग नीति थी। अब और विदेशों से हम वस्तुएं खरीदते थे तो हम क्या करते थे, आयात कोटा निश्चित कर रखा था, आयात पर प्रशुल्क लगा रखे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब कर रखा था और आज हम देखते हैं तो क्या होता है। आज हम विदेशों से माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितना भी वस्तुएं खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना। और आज हमारे देश में निजी क्षेत्र कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां निजी कंपनियां हैं। ये परिवर्तन आया कैसे कि जो सरकारी क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा महत्व वाली चीज़ सरकार को दे रखी थी कि भारी और बड़े उद्योग सरकार के हाथ में होंगे, आज वो निजी क्षेत्र भी उत्पादन कर रहा है। और विदेशों से वस्तुओं पर हमने आयात प्रतिस्थापन हमने पढ़ा, उस पर ध्यान दिया हुआ था कि प्रशुल्क अवरोधक, अप्रशुल्क अवरोधक हमने पिछले लेसन में पढ़ा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आज हम जो हैं वो नहीं है जो 1951, 56 या 1980 में थे, है ना। तो ऐसा परिवर्तन कैसे आया, आज हम इसको पढ़ेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र पे हम कैसे पहुंच गए। हम अपने ही देश के उद्योगों का संरक्षण कर रहे थे, फिर हमने उसमें खुलापन कैसे ला दिया। हम तो अपने ही उद्योगों का संरक्षण करना चाह रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि हम विदेशों से अब कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारी वस्तु हो सकता है बिके, हो सकता है ना बिके, विदेशी माल देश में आता है ना। और विदेशों से हम निवेश भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन 1980 के दशक में कुछ घटनाएं हुई, कुछ चीज़ें हुई देश में, जिसके कारण 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। ये क्यों की गई, ऐसा क्यों हुआ कि हमने उदारीकरण अपना लिया, निजीकरण, वैश्वीकरण। हम पूरा विश्व एक बाजार बन गया, हम भी उसके एक सदस्य हैं, है ना। हमारे देश में निजी क्षेत्र को महत्व दिया गया, ऐसा क्यों है, ठीक है। आज जब 1990 आया ना, 1980 से 90 तक की बात हम मिक्स करके बताएंगे। जब 90 आया, 1990 में भारत में जो राजकोषीय घाटा था वो बहुत ज़्यादा था। आगे हम राजकोषीय घाटा डिटेल में भी पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। राजकोषीय घाटा का मतलब था यहाँ पर कि भारत के जो निर्यात, भारत का जो खर्च था ना वो ज़्यादा था, है ना। सरकार का खर्च, सरकार देश पे खर्च करती है, वो ज़्यादा थे और सरकार की आय कम थी। इसलिए सरकार ने जो ऋण ले रखे थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े हुए थे। राजकोषीय घाटा उधार अक्षर का पर्यायवाची है। उधार सरकार की इतनी ज़्यादा थी कि उसका ब्याज भी इतना ज़्यादा हो गया था, राजकोषीय घाटा तेज़ी से बढ़ रहा था। भुगतान संतुलन भी घाटे का था। अब लग रहा होगा भुगतान संतुलन क्या है। हम दूसरे देश को माल बेचते हैं ना और ख़रीदते हैं, बेचें ज़्यादा और ख़रीदें कम, तब तो अपने को फ़ायदा है। लेकिन हम बेचें कम और ख़रीदें ज़्यादा तो अपने को घाटा है ना। आगे डिटेल में हम भुगतान शेष के बारे में भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर यही है कि भुगतान शेष क्या है ना, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए, हमने विदेशों को निर्यात किया, वो कम था, और विदेशों से आयात कर रहे थे वो ज़्यादा था। हालांकि हमने प्रशुल्क अवरोधक भी लगा रखे थे, अप्रशुल्क अवरोधक भी लगा रखे थे, उसके बावजूद भी भारत में भुगतान शेष असंतुलित था और वह घाटे का था। भारत में लगभग 17,367 करोड़ रुपए का भुगतान संतुलन घाटे का था 1990-91 में।
जबकि 1980-81 में सिर्फ 2214 करोड़ रुपए का था, है ना। 1990-91 में कितने करोड़ रुपए का था? 17,367 करोड़ रुपए का भुगतान संतुलन में घाटा हो रहा था। ठीक है। अब भारत में उस समय मुद्रास्फीति की दर भी बहुत ज़्यादा थी, कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। 16.7% की मुद्रास्फीति की दर थी, कीमतों में वृद्धि की दर थी, जो बहुत बहुत ज़्यादा थी। जो सरकार खर्च भी कर रही थी ना, टोटल में जो खर्च कर रही थी वो प्रशासनिक कार्यों पर, गैर विकासात्मक कार्यों पर ज़्यादा खर्च हो रहा था, इसीलिए जो आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं आ पा रही थी। सरकार के जो उद्यम थे, हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि बाहरी उद्योग उद्यम जो है वो किसके हाथ में थे? सरकार के हाथ में थे। जो सरकारी उद्यम थे, बहुत सारे सरकारी उद्यमों में घाटा हो रहा था, यानी उन पर खर्च ज़्यादा हो रहा था। जो उनके कर्मचारी काम पे लगाए हुए थे उन पे खर्च, कच्चे माल पे खर्च, परिवहन पे खर्च, यानी उनको मेंटेन करने पे खर्च ज़्यादा हो रहा था, और जो उनसे लाभ हो रहा था वो कम हो रहा था। यानी सार्वजनिक उद्यमों से भी बहुत बहुत कम लाभ सरकार को मिल रहा था। भारत ने ऐसी स्थिति पर, अब आर्थिक संकट आ गया, राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है, भुगतान संतुलन भी घाटे का हो रहा है। हमारा भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा के भंडार है ना, जो भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार उस समय सिर्फ इतने थे कि सिर्फ 2 सप्ताह के आयातों का भुगतान हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था। अब क्या किया? इस आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए, इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए हमने क्या किया? हमने विश्व बैंक का, जिस विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है पहले ये बताओ? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। भारत ने विश्व बैंक का, और IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का दरवाज़ा खटखटाया और ऋण मांगा। ठीक। अब विश्व बैंक ने हमको $7 बिलियन उधार दे दिया। कितना उधार मिला हमको? $7 बिलियन। सोचिए उस ज़माने में, आज की बात नहीं है, 1990 में $7 बिलियन उधार लेना, आप समझ सकते हैं 90-91 की बात हम कर रहे हैं, और आज से 30 साल पुरानी बात चल रही है। और उस समय तो आप सब जानते हैं कितनी सस्ती वस्तुएं आती थी। तो $7 बिलियन भारत ने उस समय उधार लिया, और विश्व बैंक ने शर्त रखी कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे, और भारत ने इन शर्तों को मंजूर कर लिया, सहमति व्यक्त कर दी। फिर भारत ने इसकी घोषणा जून 1991 में किसकी घोषणा की? नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करें। सबसे पहले राजकोषीय घाटा, फिर भुगतान संतुलन में घाटा, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाना, मुद्रास्फीति की दर ऊंची होना, सार्वजनिक उद्यमों को कम लाभ होना, अकुशल प्रबंधन होना, विश्व बैंक द्वारा शर्त लगाना। ठीक है।